नमस्कार, रणभूमि 2024 देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव लगातार जारी है। दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक 63.92% मतदान हो चुके हैं। लगातार बंपर वोटिंग देखने को मिली है और महासमुंद में दोपहर 3 बजे तक 63.30% मतदान हुआ है। इसके अलावा राजनांदगांव में दोपहर 3 बजे तक 61.34% मतदान दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कांकेर में दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 67.50% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। राजनांदगांव से बीजेपी से संतोष पांडे और कांग्रेस से भूपेश बघेल आमने सामने हैं, तो साथ ही महासमुंद में कांग्रेस से दिग्गज नेता ताम्रध्वज साहू सामने हैं, जिनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रूप कुमार चौधरी से है। वहीं कांकेर की बात करें तो बीजेपी के भोजराज नाग का मुकाबला कांग्रेस के वीरेश ठाकुर से है। तो यहां पर जबरदस्त फाइटिंग दोनों दलों के बीच में देखने को मिल रही है और लगातार बंपर वोटिंग हो रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर पहले फेज में सिर्फ बस्तर पर चुनाव हुए थे। उसके बाद अब दूसरा फेज चल रहा है, जिसमें 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर शामिल है। और इस दौरान लगातार जो मतदान प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है और कांकेर में सबसे ज्यादा 67.50% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, पल पल अपडेट हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 63.92% मतदान हुआ है। ये फेज इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनांदगांव से कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुखिया, पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से मैदान में हैं। बता दें कि उनके सामने संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी की ओर से है। तो दिलचस्प मुकाबला यहां पर हो गया है क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव में भी कड़ी टक्कर दोनों ही दलों के बीच देखने को मिली है और ऐसे में अगर बड़ा नाम सामने है तो क्या कुछ नतीजे यहां पर होंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन उसके बीच दिलचस्प रूप से यह मुकाबला जारी है, वोटिंग की जा रही है। तो लड़ाई आपको दिखा देते हैं, जहां मुकाबला आमने सामने इन दिग्गजों के बीच में है। भूपेश बघेल, संतोष पांडे राजनांदगांव से आमने सामने हैं। ताम्रध्वज साहू, रूपकुमारी चौधरी महासमुंद से आमने सामने हैं। इसके अलावा कांकेर से बीजेपी के कांग्रेस के वीरेश पाठक हैं और साथ ही कांग्रेस से दिग्गज सामने हैं। अपडेट आपको दे रहे हैं, जो 3 सीटें हैं जहां पर दोनों दलों के बीच में मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है और इन 3 सीटों में कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने संतोष पांडे पर दांव खेला है। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू और रूपकुमारी के बीच में मुकाबला है। साथ ही वीरेश ठाकुर और भोजराज नाग के बीच में मुकाबला कांकेर में देखने को मिल रहा है। तो आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां कांकेर में वीरेश ठाकुर का मुकाबला भोजराज नाग से है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल का मुकाबला संतोष पांडे से है। तो ताम्रध्वज साहू का मुकाबला महासमुंद में रूपकुमारी चौधरी से है। तो काफी दिलचस्प लड़ाई हो गई है और भोजराज नाग यहां पर कांकेर के बीजेपी प्रत्याशी हैं। संतोष पांडे राजनांदगांव से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और साथ ही महासमुंद से रूपकुमारी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के भोजराज नाग कांकेर से मैदान में है। राजनांदगांव से बीजेपी के संतोष पांडे, कांग्रेस से भूपेश बघेल आमने सामने हैं। बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व और दूसरे फेज का मुकाबला चल रहा है। लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 63 से ज्यादा मतदान हुआ है। लगभग 64% मतदान यहां पर हो गया है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हुई है। बाकी जगह 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, मतदान किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज में ये 3 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण, जहां राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान चल रहा है। हालांकि तीनों ही लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 3 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई है। इनमें राजनांदगांव का मोहला, मानपुर, कांकेर लोकसभा का भानु प्रतापपुर, कांकेर केशकाल और महासमुंद लोकसभा के बिंद्रा नवागढ़ की 9 बूथ शामिल हैं और इन जगहों पर बूथ पर मौजूद लोग ही मतदान कर सकेंगे। बाकी स्थानों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं और लगातार आंकड़े बदल रहे हैं क्योंकि
जिस तरीके से लगातार वोटिंग हो रही है, मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अमित श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आप ही से रहेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम दावे विधानसभा चुनाव में किए थे, अब लोकसभा चुनाव का वक्त है और आज की जो 3 सीटों पर मतदान है, किस तरीके से आप इन 3 सीटों को देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं, कौन कौन सी सीट आपके पक्ष में जाएगी? और भूपेश बघेल बड़ा नाम सामने है, ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री सामने हैं, क्या कुछ इस लड़ाई को आप देख रहे हैं? जो दूसरे चरण का 13 राज्यों में जो 88 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, निश्चित तौर पे आज जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले निश्चित तौर पे जनता को यह ध्यान था कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और ये चुनाव अपने वोट के अधिकार से जनता लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए और देशव्यापी जो अपना जो मुद्दे चल रहे थे, हाँ। उन पे भाजपा बात नहीं करती। इन सारे मुद्दों को लेकर आज जनता अपने वोट अधिकार वोट देने जा रही है। और निश्चित तौर पे जनता ने एक और स्लोगन जनता को याद है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, क्योंकि लगातार अगर आप देखिए, चाहे महंगाई पे वो बात नहीं करते, रोजगार पे वो बात नहीं करते, जो भी प्रोमिसेस उन्होंने करके आए थे उससे उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उस पर बात करना तक पसंद नहीं करते, जिसपे वो 2014 और 19 पे आए थे। मतलब इससे साफ क्रिस्टल क्लियर है कि भाजपा की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी वादे किए थे, चाहे महंगाई कम करने की उन्होंने नहीं किया, 15 लाख अकाउंट में नहीं आया, रोजगार लोगों को 2 करोड़ देना था नहीं दिया, स्मार्ट सिटी बनी नहीं, उसी प्रकार से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तो जो था वो फेक इन इंडिया हो गया। उसी प्रकार से ब्लैक मनी पे उन्होंने कहा था हम ब्लैक मनी लाएंगे बाहर से, और उसके बाद आज देखिए ब्लैक मनी तो छोड़िए साहब, और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे ही उन्होंने जानकारी छुपाने का जिस प्रकार से प्रयास किया है। तो ये सारी चीजों को लेके आज जो है, चाहे गंगा सफाई का उन्होंने वादा किया था, लोकपाल लाने का वादा किया था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, एक भी वादे उन्होंने नहीं पूरा किए। इसलिए ये क्रिस्टल क्लियर है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। और 10 सालों में सिर्फ भाषण व झूठ बोलने के बाद इतने उन्होंने घोषणाएं की, लेकिन इसको उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब बीजेपी और जिस प्रकार से एक अहम बात कि अपने प्रतिपक्ष जो विपक्षी लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड तक नहीं दिया, जैसे हमारे कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, चाहे झारखंड की आप बात कर लें, वहां के सीएम को जेल में डाल दिया गया, और जो भ्रष्टाचार की खुद बात करते हैं, जिन पे इन्होंने आरोप लगाया था, सबको अपनी पार्टी में लेके महाराष्ट्र में इन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया, असम में सीएम बना दिया, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो अब जो ये कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे ये चुनाव है, तो अब देश की जनता कह रही है मोदी जी की गारंटी का मतलब भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। हाँ बिल्कुल अमित श्रीवास्तव जी, तमाम मुद्दों का आपने जिक्र किया। प्रवीण साहू जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन तमाम सवाल आपके लिए भी हैं। जिस तरीके से अमित जी आपने तमाम मुद्दों का जिक्र भी किया, लेकिन ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले थे। आपने जिक्र किया महंगाई का, बेरोजगारी का, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो परिणाम की उम्मीद आपको थी, वो उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं आए थे और काफी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा चेहरा बीजेपी की ओर से देखने को मिला था। अब आपके दावे हैं, कितनी बात आप जनता तक पहुंचा पाए? क्योंकि लगातार सवाल जो है वो तो इस पर आपसे पूछे जाएंगे कि जो दावे आपने विधानसभा चुनाव में किए थे तब भी आपको जनता ने नकार दिया। देखिए, लोकतंत्र में जीत हार होते रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश के बड़े बड़े नेता चुनाव हारे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, लेकिन एक पॉलिसी होनी चाहिए आदमी के। जिस प्रकार से देखिए, हम तो पहले भी लड़े हैं अंग्रेजों से, जो डिवाइड एंड रूल करते थे, और अब ये क्या करते हैं, ये संघी लोग क्या करते हैं, ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। मतलब आपने जो भी मुद्दों पे आप आए थे, बात उसमें आप बात नहीं करते, और लगातार आप देखिए कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, और लगातार अब इस देश की जनता ने, मैंने कहा ना कि अब देश की जनता कह रही है कि अब हमें इंसाफ चाहिए और बीजेपी का टुकड़ा साफ चाहिए। क्योंकि लगातार आप देखिए कि जिस प्रकार से ये कहते हैं अगर 400 पार आएगा तो ये संविधान पे आक्रमण करेंगे, उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम कांग्रेसियों के होते हम इन्हें सफल नहीं होने देंगे। और मैं फिर आपको कह दूं कि ये अहम बात है कि जब हम घोषणा पत्र लाते हैं और ये हम लोग घोषणा पत्र लाते हैं तो उसमें होता है न्याय युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और लगातार जिस प्रकार से गरीबों के लिए। और ये जब लाते हैं जुमला पत्र, तो इन्होंने जो पुराना वादा ही पूरा नहीं किया, तो लोग इन पे विश्वास क्यों करें? और अगर हम अगर अपना घोषणा पत्र लाते हैं तो उसमें रोटी कपड़ा मकान होता है, लेकिन जब ये बात करते हैं तो मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान,
कब्रिस्तान शमशान। तो मतलब आपने कुछ किया ही नहीं क्या, कि आप जनता को बता ही नहीं पा रहे कि आपने 10 सालों में क्या किया है? तो जनता आपको क्यों चुने? रही बात, आपने 3 सीटों की थी, मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों सीट कांग्रेस जीतने जा रही है, क्योंकि 9 सांसद पिछले बार बीजेपी के यहाँ पर बने थे। साहब यहाँ पर ट्रेनें बंद हो गई, एक भी सांसद ने प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी से ना तो बात की। ये इतना घबराते क्यों है अपने शाह और शहंशाह जी से, मुझे यही समझ में नहीं आता। तो जनता ऐसे निष्क्रिय सांसदों को क्यों चुने जो उनकी आवाज दिल्ली में बुलंद नहीं कर पा रहा है? मतलब जनता ने ये फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के लोगों को जिताना है, क्योंकि जब कांग्रेस बात करती है तो गरीबों की बात करती है, गरीबों को कांग्रेस से उम्मीद होती है। और जब भाजपा बात करती है तो उन 16 लाख करोड़ रुपए अपने इन कॉर्पोरेट मित्रों को माफ कर दिया साहब, जिससे हम 25 साल तक मनरेगा का पेमेंट कर सकते थे। आज देश के सामने सच्चाई जानने की बात है। राहुल गांधी जी ने जब भी बात की सच्चाई बताई, और ये भाजपा के नेता जब भी कुछ कहते हैं तो झूठ बात करते हैं। और सब हम तो सबकी सुनते हैं, ये तो अपने सिर्फ मन की बात करते हैं, जनता के दिल की बात तक नहीं सुनते। और जिस प्रकार से नफरत फैलाने का काम बीजेपी के नेता करते हैं, हमें गर्व है, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जहां हमारा हर नेता मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे साहब, तो मैं आपको बता दूं, नोटबंदी करके आपने लोगों के, हमारे जो स्त्री धन से जो घर में पैसा रखा करते थे, चाहे शक्कर के डब्बे में, चाहे चावल के डब्बे में, चाहे दाल के डब्बे में, आपने उन सब को छीनने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि अमृत काल का 75 साल चल रहा है, 65 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ पर लगभग रही है, 60 साल रही है, हमने किसका मंगलसूत्र छीन लिया साहब बताइए? देखिए, निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण आपने जिक्र किया मैनिफेस्टो का जिक्र, क्योंकि लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है लगातार सभाओं में जिक्र इसका कर रहे हैं और जमकर आपको आड़े हाथ भी ले रहे हैं। आपके घोषणा पत्र को लेकर जो तमाम बातें उन्होंने कही, अगर ये बातें वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर देखिए जनता बीजेपी को और कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को अभी भी सुनती है। बड़ा वर्ग ऐसा है जो उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। उन्होंने तमाम बातें, मंगलसूत्र की बातें कही हो या फिर प्रॉपर्टी को लेकर जो तमाम मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए बातें कही कि प्रॉपर्टी छीनकर अल्पसंख्यकों में बांटना कांग्रेस चाहती है। तो ऐसे में अगर तमाम तरीके से प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको चुनौती तो कांग्रेस को है। कैसे आप जनता को समझा पाएंगे जो आप बातें कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस बीजेपी मुद्दा विहीन होकर ऐसी बातें करती है या फिर जो धर्म पर आ जाती है? कैसे आप जनता के बीच में समझा पाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी को गंभीरता से बड़ा वर्ग आज भी लेता है? देखिए, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता ने 10 सालों में समझ गए। जनता ने जब 2014 में 21 मुद्दों पे आए थे, भ्रष्टाचार, 21 मुद्दों पे आए थे, महंगाई, 21 मुद्दों पे आए थे कि जब 400 रुपए में सिलेंडर था तो इनको महंगाई डायन लगती थी। आज इनको क्या लग रही है, जब 1050 रुपए इन्होंने कर दिया तब इनके लिए महंगाई क्या हो गई है? महंगाई पे बात ही नहीं करते। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि हमने जो कहा युवाओं के लिए हमने नौकरी पक्की की हम अपने घोषणा पत्र में बात करते हैं। किसानों की एमएसपी की गारंटी की हम बात करते हैं। हम हर गरीब, हमारी जो महिला बहनें हैं, हम उनको लखपति बनाने की बात करते हैं। हमें श्रमिकों को न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन वेतन उनको मिलना चाहिए, 400 रुपए प्रतिदिन, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है अमित जी, आपको रोकना चाहूंगा। प्रवीण साहू जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। प्रवीण जी आप पर आऊंगा और अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। 3 सीटों को लेकर आपका क्या कुछ मानना है? कितनी सीटें आप यहाँ से जीत रहे हैं? और 11 सीटों को लेकर भी आपका मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का जिक्र हो रहा है, अमित जी का कहना है कि लगातार जब पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तब ऐसे बयानों की जरूरत बीजेपी को पड़ रही है। प्रवीण जी, सभी को नमस्कार करना चाहूंगा, भारत माता की जय। और सभी मतदाताओं का अभी तक धन्यवाद जिन्होंने वोट दिए हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनसे अपील करूंगा कृपया वोट दे दे। देखिए, अमित जी की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वो एमएसपी की बात कर रहे थे। जनता जानती है, जनता ने भुगता है कि जिस पार्टी ने 50 वर्षों से इस देश में राज किया है, राज के शब्द बोल रहा हूँ, उनके पास 2006 में जब अवसर आता है, जब स्वामीनाथन रिपोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आती है, अंतिम रिपोर्ट, तब इनके पास सत्ता था। तब आपने उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? जनता यह पूछना चाहती है। आज जनता पूछ रही है कि यही पार्टी है जो कह रहे हैं कि प्रत्येक महिला को 1-1 लाख रुपए देंगे। कांग्रेस सरकार जब प्रदेश में थी तब आपने वादा किया था केवल 500 रुपए देंगे। लाख रुपए की बात छोड़ दीजिए, 500 रुपए देने की बात थी, तब आप 500 रुपए क्यों नहीं दे पाए थे? जनता यह सब देख रही है। और रही बात, जनता यह महत्वपूर्ण रूप से जानती है कि भारत के नवनिर्माण में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेसी मित्र देखिए, हमारे कांग्रेसी आदरणीय प्रत्याशी की बात करो, कवासी लखमा जी के, उनके वक्तव्य देखिए कि मोदी मरेगा और लखमा जीतेगा। तो ये तो उनके वक्तव्य की शैली है कि जहां वो प्रदेश के प्रधानमंत्री भले राजनीतिक रूप से वो विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु की कामना करना, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, लगातार ये केवल भागने वाले पार्टी है। राहुल गांधी जी को ले लीजिए,
आप सोनिया गांधी ले लीजिए, अपनी परंपरागत सीट पर छोड़कर भाग चुके हैं। और आप तो मैं देखिए, मैं आपके हमारे चैनल के दर्शकों को कहना चाहूंगा बड़े प्रामाणिकता के साथ कि यह लोग तैयारी लोकसभा की कर ही नहीं रहे हैं। यह तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार एक दो राज्यों में और सीट आ जाए तो ले दे के राज्यसभा चले जाए। तो जिस प्रकार इनका आचरण है देश हित में बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से इनके बड़े नेता, कद्दावर नेता का सेंट्रल का बयान आया, विरासत टैक्स लगाने का प्रस्ताव है उनका, तो प्रमाणित करता है कि वो नहीं चाहते कि भाई कि प्रत्येक संपत्ति उनके पुत्रों को मिले। ये चाहते हैं कि प्रत्येक संपत्ति पर इनका अधिकार हो और उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए। रही बात मोदी जी की, हमारी नेतृत्व शैली ऐसी है कि जहां पर हम यदि केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो हितग्राही के खाते में पूरा 1 का 1 रुपया पहुंचता है। क्योंकि देखिए, हमने अभी तक 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेज दिया है। लेकिन इनके कार्यकाल में मान लीजिए टेक्नोलॉजी थी, तब डीबीटी का अर्थ था डीलर ब्रोकर ट्रांसफर, यानी प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने की परिपाटी कांग्रेस की रही हुई है। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। मुद्दे में अगर काम करते तो मैं पूछना चाहता हूं कि जनहित के विषय में जब काम हो रहा था, इस प्रदेश की जनता की बात कर रहा हूं, वर्तमान में इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है सांसद है आपके बस्तर क्षेत्र से, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र में 12 समूह ऐसे थे जिनको क्लरिकल एरर यानी लिखित त्रुटि के चलते आजादी से आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। उनके विषय में जब मोदी जी ने जब बिल लेकर आया कि इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तब इनके माननीय सांसद दीपक बैज जी सदन से वॉकआउट कर जाते हैं और इनके साथ जितने कांग्रेस के सांसद थे सब वॉकआउट क्यों कर गए कि आप नहीं चाहते थे कि जो गलतियां आज तक पुलिस को सुधारा जाए। आपकी मंशा कभी प्रदेश की जनता के हित में थी नहीं, आप केवल लूट और खसूट की राजनीति करते हैं। ठीक है, देखिए तमाम बातें आपने कही, अमित जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक सवाल यह है प्रवीण जी कि आपने तमाम उपलब्धियां आपकी केंद्र सरकार की गिनाई है, तमाम बातें आपने डीबीटी का जिक्र किया, लेकिन क्या वजह है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को तमाम तरीके से जिस तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र पीएम मोदी जो कर रहे थे, इसमें मंगलसूत्र का बयान हो या फिर घुसपैठिया कहने की बात हो, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया है, तो क्या वजह है कि इस तरह की बातें करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं इससे पूछना चाहता हूं कि आज तक ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग या ईडी और जितनी भी संस्था है ये कह रहे थे कि भाई जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है। आज मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जवाब मांगा है, तो सबसे पहली बात तो ये साबित हो गया कि वो स्वायत्त है, अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं। पहले सरकार के अधीन वो काम करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे हैं, प्रमाणित हो गया। और रही बात धार्मिक तुष्टीकरण की, जनता जानती है और आदरणीय महोदय मैं आपको विथ डेट फोन कर रहा हूँ, 7 फरवरी को प्रदेश के बिरंजपुर में एक बड़ी जनसभा होती है जहां पर आम जनसमूह एकत्रित होकर प्रदेश की जनता एकत्रित होकर प्रदेश सरकार से गुहार करती है कि सरकार हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद की हो रही है। ये डेट कोड करिएगा सर, 7 फरवरी को, और 2 महीने 1 दिन के बाद, एग्जैक्ट 2 महीने 1 दिन के बाद बिरंजपुर में भूमेश्वर साहू की निर्मम हत्या होती है। सरकार के संज्ञान में विषय पहले से था, सरकार जानती है कि घटना हो सकती है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए भूमेश्वर साहू की हत्या होती है और इसके 2 दिन के बाद 2 लोगों की और निर्मम रूप से हत्या होती है। और देखिए, ये अगर ये बात ना ही करे तो ही अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्मांतर के संदर्भ में धर्मांतर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसकी प्रामाणिकता इसलिए है कि बस्तर के कमिश्नर और सुकमा के एसपी ने बकायदा चिट्ठी लिखकर कहा था कि सरकारी संरक्षण में धर्मांतर हो रहा है और धार्मिक तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। तो मैंने बिरंजपुर की घटना का जिक्र किया कि क्या वहां का सारे विधायक में साहस नहीं था, क्या संवेदना नहीं थी कि परिवार को जाकर वो ढंढस बधाए। चलिए विधायक को छोड़ दीजिए, गृह मंत्री का ये दायित्व तो नहीं बनता है क्या? और तो और मुखिया आदरणीय बघेल जी जो वर्तमान में प्रदेश के सीएम थे, जब वो यूपी जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, वहां धरना दे सकते हैं, तो क्या उनका मौलिक कर्तव्य नहीं था कि वो बिरंजपुर के क्षेत्र में जाए? लगातार धार्मिक तुष्टीकरण के चलते और एक क्षेत्र को विशेष टारगेट करने के चलते इन्होंने लगातार रूप से हमारे हिंदुओं का शोषण किया। छोटी सी बात ऐड करूंगा 10 सेकंड में। 14 की रिपोर्ट ले लीजिए, 14 की, जब केंद्र में हारे थे, AK एंटनी की रिपोर्ट में बकायदा साफ साफ लिखा हुआ था कि ये एंटी मेजोरिटी यानी हिंदू विरोधी थे और तो माइनॉरिटी थे, वर्ग विशेष को टारगेट किए, इसलिए सत्ता हाथ से गई है। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, क्विक रिएक्शन। और तमाम तरीके से जो बीजेपी कहती है कि धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति आप करते, एक परसेप्शन बीजेपी ने जनता के बीच में इन सभाओं के जरिए कम से कम कांग्रेस का बनाया है। देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी पहले चरण के बाद ही बीजेपी को समझ में आ गया है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और जब बीजेपी देख लेती है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो लगातार झूठ बोलने का प्रयास उनके नेतागण करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कहा ना कि अब देश की जनता कह रही है अब हमें इंसाफ चाहिए और बीजेपी का सुपड़ा साफ चाहिए, और जिस प्रकार से अब कह रहे हैं लोग
कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस भी करो मोदी सरकार। तो लगातार अब इन्हें समझ में आ गया है। और अब आज मैं आपको बता दूं कि अभी 5 बजे तक वोटिंग है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जाइए, आपका एक वोट से महंगाई, बेरोजगारी, नफरत और अन्याय को हराए और ऐसा बटन दबाएं कि अभी आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं कि आने वाले सरकार कुछ चंद उद्योगपति की हो या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। ये ऐतिहासिक चुनाव है साहब, और ये देश की तस्वीर और भाग्य को बदलेगा निश्चित तौर पे। अब लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे अब यह भूल, निपट रहा है कमल फूल। बिल्कुल अमित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे था, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी एक फॉर्मूला लेकर आए थे कि किस तरीके से ईवीएम से चुनाव ना हो और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो, तो वो फॉर्मूला तो सफल नहीं हो सका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उसमें कहा कि शक के आधार पर, शंकाओं के आधार पर इस तरह के फैसले नहीं हो सकते और जो भी याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। और जो पीएम मोदी ने आज सभा में दोहराया कि कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्ष की जितने भी दल हैं उन पर ये तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। इस तरह की जो बातें कांग्रेस के दिग्गज नेता करते थे और बीजेपी आरोप लगाती आई थी कि भूपेश बघेल हो, दिग्विजय सिंह हो, इस तरह के मसले लगातार उठाते रहे। देखिए, तमाचा तो इनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा मारा था और तगड़ा बोलते ना, करारा जवाब दिया था। तो ये उस समय से ऐसे हिले हुए। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि लगातार जो कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है, जो कंपनी की वर्थ ही 181 करोड़ की थी, उससे इन्होंने 1400 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। वो पूना वाली कंपनी से, दवाई कंपनी से 50 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। तो ये चंदा और धंधे वाले लोग हैं। और मैंने कहा ना, भावना का कारोबार और भावना का व्यापार करने वाले, धर्म का कारोबार और भावना का व्यापार करने वाले लोगों को कम से कम हमें नैतिकता की सर्टिफिकेट लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके चैनल में फिर कहता हूँ कि एक मतदाता निकले और संविधान को बचाने के लिए वोट करे, संविधान का सिपाही बनते, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जाके वोट करे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी, जवाबदारी और अधिकार है। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी 400 कर रही है। तो ये भूले ना कि पिछले बार छत्तीसगढ़ में 65 पार इन्होंने कहा था, ये आए थे 15। मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा था 200 पार आए थे। आपको पता है कि जिस प्रकार से ये मेरे ख्याल से 98 ऐसा कुछ आए थे, उसी प्रकार से इन्होंने हरियाणा में कहा, झारखंड में कहा था इस बार 45 पार और आए थे शायद 14-15। तो ये माहौल बनाने का काम करते हैं। इन्हें पता रहता है कि ये सिगुफा छोड़ देते हैं और कहते हैं ना कि अब इस देश की जनता ये कह रही है कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और आके इनको चैनल में मातम भी मनाना है। तो लगातार 10 सालों में इन्होंने अगर कुछ काम किया होता और डंके की चोट पे जाते। और वो 56 इंच की छाती कहाँ है साहब? मैं तो 56 इंच की छाती ढूंढता हूँ जो आए और महंगाई को कम करे। मैं उन 56 इंच की छाती को देखना चाहता हूँ जो आए और लोगों को रोजगार दे। मैं 56 इंच की वो छाती को देखना चाहता हूँ जो 400 रुपए में सिलेंडर दे। मैं उस 56 इंच की छाती को देखना चाहता हूँ जो किसानों की आय। ठीक है अमित जी, मैं आपकी तमाम बातों की प्रतिक्रिया लूंगा। पंकज, देखिए प्रवीण जी, जिस तरीके से बातें अमित जी कह रहे हैं और कांग्रेस ने, आपने जिस तरीके से पहले जिक्र किया कि कांग्रेस मुस्लिम धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कुछ वर्ग को साधने के लिए इस तरह की राजनीति कांग्रेस करने का आरोप आप लगाते रहे हैं। लेकिन एक परसेप्शन बीजेपी को लेकर भी कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की है कि संविधान खतरे में है जब तक बीजेपी रहेगी, या फिर कांग्रेस ये भी कह रही है कि आखिरी चुनाव भी इस बार का लोकतंत्र का देखा जा रहा है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं चर्चा संविधान को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी के कहीं की वार करते हुए कही है। और तमाम बातें जो अमित जी कह रहे थे उन पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। प्रवीण जी, देखिए, इससे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जो आदरणीय का बख्शा करवाया और उस सरकार की जो संदेह पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो उस पर तो कोई उत्तर इनका आए, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। और देखिए, ये बार-बार आरोप लगाते हैं सुधार बीजेपी आएगी। अरे बीजेपी आएगी, बीजेपी आज के 10 साल से कौन सा संविधान बदल दिया बताइए? आपकी तरह हमने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी नहीं लगाई। आदरणीय मोदी जी पर कितने आरोप आपने लगाए, कितने आपने जो है तुष्टीकरण के। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, समय हमारे पास कम है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ नतीजे होंगे। आपको शुभकामनाएं प्रवीण जी, और आपको भी शुभकामनाएं अमित जी। तमाम जो भी नतीजे होंगे फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार छत्तीसगढ़ में वोटिंग जारी है और 63.92% मतदान 3 बजे तक हुआ है। लगातार मतदान के आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा इन 3 सीटों पर क्या कुछ परिणाम रहेंगे और 11 सीटों पर जो दावा बीजेपी कांग्रेस के हैं, कितना उस पर जमीन पर हकीकत देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। और लगातार देश में लोकतंत्र के दूसरे फेज के चरण के चुनाव को लेकर स्वदेश न्यूज की मेगा कवरेज जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।